किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है ऊर्जा। समय के साथ बदलते वैश्विक परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों ने ग्रीन एनर्जी को केंद्र में ला दिया है। भारत सरकार ने भी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की पहल की है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा और इससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, जरा इसे देख लेते हैं। यह सूचना उन लोगों के लिए दरअसल खुशखबरी भी है जो लंबे वक्त से संस्कृति आईएएस द्वारा नए फाउंडेशन बैच का इंतजार कर रहे थे। उनका अब इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। संस्कृति आईएएस एक नया फाउंडेशन कोर्स लेकर के आई है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट को तैयार कराया जाएगा। इसकी तारीख तय की गई है इसी महीने जनवरी की 23 तारीख। तो कैलेंडर पे इसे लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका जो वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे से, ध्यान रखिए। और इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं इस बैच की, वह ऑफलाइन बैच तो होगा ही, उसके साथ आप लाइव बैच भी ले सकते हैं और साथ में हाइब्रिड बैच भी है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भी इसे किया जा सकता है। तो ये सुविधा है। इसमें देखिए इनरोल्ड होना शुरू हो गया, यानी कि 23 जनवरी से जो ये बैच प्रारंभ होगा फाउंडेशन कोर्स, उसका नामांकन प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। तो यदि आप इस बैच में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र नामांकन सुनिश्चित कर लें। और ये दिए गए नंबर हैं, वेबसाइट हैं, आप यहाँ जा करके और जानकारी वेबसाइट से ले सकते हैं। नंबर पे कॉल करके भी इस बैच की शुरुआत की और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो यह कंटेंट तैयार करने वाली टीम है, काफ़ी एफर्ट लगा के हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं आज जो हमारा ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यह सुर्खियों में क्यों है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन क्या है कि कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप यूं समझिए इस साल का, अभी तक का और इस पूरे साल का ये सबसे बड़ा एक योजना होने वाला है सरकार का। इसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसे जरा समझ लेते हैं। मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। भारत सरकार की यह परिकल्पना है कि वह ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में पीछे ना रह जाए और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके। यहाँ उसकी इकोसिस्टम तैयार कर सकें हम और इसको फिर एक्सपोर्ट कर सकें, हम इसमें आत्मनिर्भर बन सके। तो सरकार इसके लिए अभी से इनिशिएटिव की कोशिश कर चुकी है। इस मिशन को अप्रूव कर दिया जा चुका है कैबिनेट के थ्रू। अब देखिए इसमें कितना पैसा दिया गया है। तो इसमें है कि 20,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि इसमें दी गई है। इसके माध्यम से पूरे जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इकोसिस्टम तैयार करना, इसके लिए भंडारण की व्यवस्था करना और इसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, जो भी इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, उन सभी चीज़ों के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था कर दी है। जरा समझते हैं कि यह है क्या। जैसे कि मैंने बात किया आपसे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का केंद्र बनाना चाहती है भारत सरकार, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है। 2021 के बजट में वित्त मंत्री इसकी बात भी किए थे। उसी समय से इस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा चल रहा था और इस साल के शुरुआत में ही सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है उन सभी लोगों के लिए जो क्लीन एनर्जी में बिलीव करते हैं और यूं कहे तो समस्त मानव जाति के लिए, चूँकि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें आज वैश्विक परिदृश्य पे सबके लिए एक चुनौती बनी हुई है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वह इसे देख रही है। इसी मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश में यह काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिए। देखिए 2-3 कीवर्ड हैं, इस पे ध्यान दीजिए आप। मिशन जो है स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हाइड्रोजन ईंधन जो हम प्राप्त करेंगे वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अब जोर है वह है कि स्वच्छ स्रोत होना चाहिए। यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सोर्स ऑफ पावर होगा हमारा हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, निष्कासित करने के लिए,
हम कोशिश कर रहे हैं कि वह नवीकरणीय ऊर्जा हो, यानी कि सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इसके माध्यम से हम इस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक हमारी प्रयत्न है और हाइड्रोजन व्यवस्था अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। हम अपनी जो ये इकोनॉमी है इसको हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि समय रहते हुए ये ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में हम बहुत आत्मनिर्भर बन जाएं और भविष्य में हम बाकी देशों को भी इसका सप्लाई कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया। देखिए अभी 2023 आ गया है, तो 23 की शुरुआत है ये, तो 8 साल अभी हमारे पास मोटा मोटी है। तो 2030 तक के लिए यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 450 गीगावाट की प्राप्ति में सहायक होगा। ये हमने टारगेट तय किया है। अगर हम यह मिशन चलाते हैं तो हम इस टारगेट को 2030 तक प्राप्ति करने की उम्मीद कर सकते हैं और 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। आप पेरिस एग्रीमेंट तो जानते ही होंगे, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो उसमें ये बात की गई थी कि 2050 तक जो है हम कार्बन के उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर कर दें, जीरो कार्बन एमिशन कर दें। तो यदि यह मिशन हम चलाते हैं तो इस मिशन का लाभ यह भी होगा कि पेरिस समझौता में तय किए गए बात कि 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन को हम प्राप्त कर लेंगे। यह लक्ष्य हमारे लिए लाभकारी होगा। मिशन की रणनीति क्या है? मिशन तो हमने बना लिया, पैसे भी हम दे दिए हैं, हमने लक्ष्य भी निर्धारण कर लिया कि ये काम करना है, लेकिन इसे कैसे करेंगे, इसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उस पर देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेंगे। भाई सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसके सोर्स क्या हो गए, ये रिसोर्सेज कहाँ मिलेगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उस टीम पे, उस काम पे हमें जोर देना होगा। उसके बाद जो है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम हम एक स्थापित करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ? देखिए यह तो मिशन बातें की गई इसमें कि हाइड्रोजन ईंधन हमें प्राप्त करना है। अब इसका इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि इससे जुड़ी हुई तमाम पहलू हम यहाँ अपने देश में व्यवस्थित कर देंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास भंडारण की इसकी चुनौती बनेगी, तो स्टोरेज के लिए हमें चाहिए। फिर इसके जो इक्विपमेंट्स होंगे, उसके जो रख रखाव हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब हमें इंडिया में करना पड़ेगा। नहीं तो पता चले कि हम ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका जो डिवाइसेज वो एक्सपोर्ट करके यूरोप से मंगा रहे हैं, अमेरिका से मंगा रहे हैं, तो फिर कॉस्ट तो बढ़ ही गया। तो इन सब चीज़ों को हम अगर सम्मिलित कर देंगे तो वह हो जाएगा, इसका इकोसिस्टम हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना पड़ेगा और सरकार इस मिशन में इसकी बात भी करती नजर आई है। उसके बाद समझिए अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी शिप के तहत PPP मॉडल पे काम की जा रही है। यानी कि आप समझ लीजिए इसको इस तरह से, सरकार चाह रही है कि देखिए अकेला गवर्नमेंट सब काम नहीं कर सकती है, ये समझने की ज़रूरत है। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई हम जो है यह काम जो है PPP मॉडल लेंगे, यानी कि जो निजी क्षेत्र हैं उनको भी हम साथ लाएंगे। तो देखिए एक से हो गया पब्लिक की बात की गई है, यानी कि सरकार तो रहेगी ही रहेगी। दूसरा जो प्राइवेट फर्म है, जो निजी संस्थान है, उन्हें भी साथ लाने की बात की गई। और ये पार्टनरशिप, ये दोनों ही मिलके भागीदार बन के और जो ये ग्रीन हाइड्रोजन की परिकल्पना की गई है उसको साकार करेंगे। तो इस पे इस तरह से काम किया जाएगा और यह जो काम होगा तो उस काम के लिए हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, हमें उसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी सरकार इस मिशन में व्यवस्था की है कि किस तरह से इस ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को हम अगर डेवलप करते हैं तो इसे करने में क्या क्या स्किल चाहिए होंगे, कैसे लोग चाहिए होंगे, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, सभी चीज़ों की बात की गई है ताकि जो यह काम हो इसमें कोई रुकावट नहीं आए और बहुत अच्छे से इसे हम लागू कर सकें। अब हमने इस मिशन की मोटा मोटी बातों को चर्चा कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन ईंधन के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। तो एक तो चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें टाइप्स देखेंगे हाइड्रोजन ईंधन के, दूसरा देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। जो हाइड्रोजन एनर्जी हम कहते हैं ना कि ब्राउन हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं हम, या फिर हम ये भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे, ये नाम कैसे पड़ा ग्रीन हाइड्रोजन। तो ज़रा इसको भी देखेंगे कि कलर से इसका क्या रिलेशन है, यह भी देखेंगे कि प्रोसेस क्या है।
जो अगर ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कैसे हो रहा है और इसके टाइप्स क्या है। देखिए सबसे पहले जो होता है, यह जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया के आधार पे, रंग टैब के आधार पे इसका नाम दे दिया गया है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर हाइड्रोजन हम निष्कासित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसे, तो अब देखिए उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो पावर अगर हम मान लीजिए नेचुरल गैस देते हैं या हम कोयला देते हैं, तो कोयला को अगर हमने एनर्जी के रूप में उसे दिया तो उसका जो नाम होगा वो होगा ब्राउन हाइड्रोजन। ध्यान रखना है कोयला को। अगर हम यहाँ से बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक संयंत्र है और यहाँ से हम नेचुरल गैस दे रहे हैं, पावर जो सप्लाई कर रहे हैं वो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, तो यहाँ से हम नेचुरल गैस दे रहे हैं, हाइड्रोजन हम आउटपुट के रूप में ले रहे हैं। अब देखिए अगर नेचुरल गैस हम देते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी अधिक रिलीज होगा हमारे इन्वायरमेंट में, जो क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस का कलर कैसा होता है, ग्रे, तो बस हमने सिंपल नाम दे दिया ग्रे हाइड्रोजन, बाकी कुछ नहीं किया गया है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। तो इसमें जो हमारा जीवाश्म ईंधन था वह नेचुरल गैस था और नेचुरल गैस ग्रे होता है, इसलिए हमने बोल दिया ग्रे उसे। अब ब्लू वाला का मामला समझ लीजिए। ब्लू का मतलब है समुद्र, पानी। अब इसको समझिए, ब्लू हाइड्रोजन हमने कहा, ठीक वैसा ही एक संयंत्र है, यहाँ से हम हाइड्रोजन आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई पावर है वह देखिए, यहाँ हम नेचुरल गैस ही दे रहे हैं, लेकिन हम पिछले वाले में भी ग्रे में भी नेचुरल गैस ही दे रहे थे। आप देखिए एक बार, यहाँ हमने यहाँ भी नेचुरल गैस ही दिया था और इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा था, और यहाँ नेचुरल गैस दे रहे हैं हम ब्लू हाइड्रोजन कह रहे हैं। इसका कारण है कि यहाँ जो अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हमने क्या किया, इसे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में रिलीज नहीं होने दिया, इसे हमने कैप्चर कर लिया, स्टोर कर लिया, और उसे स्टोर करके क्या कर दिया हमने, अंडरग्राउंड वाटर में, स्टोरेज में हमने डाल दिया। और वो कहाँ होगा, समुद्र के नीचे होगा। समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला, ब्लू, तो हमने इसका नाम दे दिया ब्लू हाइड्रोजन। अब देखना है, कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर आप देखिए ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। उससे बेहतर ये है ब्लू हाइड्रोजन कि उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जो निकलता है उसे हम स्टोरेज कर देते हैं, तो ये उससे ठीक है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, मैंने पहले ही कहा ना कि जो हम एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है नाम। अब मान लीजिए यही संयंत्र है, हम हाइड्रोजन ही आउटपुट के रूप में ले रहे हैं, और यहाँ जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वह इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी होगी वाटर के साथ। तो यानी कि सोलर एनर्जी होगा, विंड एनर्जी होगा, इसके माध्यम से हम करेंगे। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का जब उपयोग करेंगे तो उसे हम ग्रीन एनर्जी कहेंगे, और यहाँ जो होगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। अब देखिए एक मैं केमिकल रिएक्शन, H2O आप जानते हैं वाटर का। अब इसका केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, ये कंपाउंड है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन होता है H2O2, ठीक है। अब यहाँ हमें हाइड्रोजन मिल गया, हमें हाइड्रोजन से मतलब था, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये होगा क्या, वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए तो लाभदायक ही है, तो वो हमें मिल गया। और यहाँ क्या हुआ, कार्बन नहीं है, देखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इमिशन नहीं हुआ है। हमें यही तो चाहिए था कि जीरो कार्बन एमिशन का प्रोसेस चाहिए था, इसीलिए हमने इसे ग्रीन हाइड्रोजन कह दिया, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब यहाँ से जुड़ा हुआ एक और मसला समझ लीजिए, वह क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर एक डिवाइस है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने में एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसको इलेक्ट्रोलाइजर कहा गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी बड़े स्तर पे, क्योंकि ये हमारे पास बहुत उपलब्ध नहीं है, और इसके बिना ग्रीन हाइड्रोजन की जो सपना है वह साकार नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने क्या किया, अभी जो यह मिशन लागू किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत इसकी भी चर्चा की है। सरकार ने कहा क्या कि भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे, और प्राइवेट इंडस्ट्री को बुला लिया सरकार ने कि क्या आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उन्होंने कहा देखिए बहुत महंगा पड़ता है, इक्विपमेंट नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सरकार ने, आप ये काम कीजिए, हम ना कुछ आपको फ़ायदा देंगे, छूट देंगे आपको। तो अब प्राइवेट इंडस्ट्री इसके सामने इस चीज़ को करने के लिए आगे आएगी। यहीं पे सरकार ने कहा, चूंकि यहाँ पे क्या हमें देना है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सरकार ने फिर यहाँ व्यवस्था किया, उसके लिए भी फंड दिया है कि जो भी प्राइवेट फर्म
इस तरह का यूज करेगी, नवीकरणीय ऊर्जा का अपने यहाँ यूज करेगी, उसे भी कुछ छूट दिया जाएगा, चाहे टैक्स में दे या जैसे भी, इस पर डिटेल से बात आप समझ लेंगे, आगे की जाएगी। तो ये पूरा मसला हो गया आपके टाइप का कि हाइड्रोजन ईंधन के क्या टाइप्स होते हैं, उसका कलर कैसे डिसाइड होता है। अब देखिए इस मिशन से क्या लाभ होंगे, बेनिफिट्स क्या हैं, जरा उसको समझ लीजिए। जो ग्रीन हाइड्रोजन की मांग है ना, ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अभी एनर्जी की मांग बढ़ेगी, समय के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी। तो ये मांग बढ़ेगा तो उससे पहले उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा हम पहले ही प्राप्त कर लेंगे। अब अगर हम निर्यात करते हैं तो भारत का जो चालू खाता घाटा है ना, वह क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो कैड है वह कम होगा, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। और हमारा जो व्यापार घाटा है ना, इससे व्यापार घाटा वह भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा, एक तो हमारा कैड कम होगा, दूसरा जो है जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। अब यहाँ समझिए एक चीज़ और कि भारत जितने भी एनर्जी अपना यूज करता है, जितने भी ईंधन की ज़रूरत होती है भारत को, वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। और कितना करते हैं, अपनी ज़रूरत का 80% तक हम आयात कर लेते हैं। तो कैसे नहीं कोई चीज़ हमारे यहाँ महंगा मिलेगा, कैसे नहीं हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह दूसरों पे डिपेंड होगी, जब हम एनर्जी पे ही किसी और पे डिपेंड हैं। अभी आप देख लीजिए गल्फ़ कंट्री में, गल्फ़ कंट्री से हम एनर्जी लेते हैं, रसिया से तेल लेते हैं हम, यूएसए से लेते हैं, ईरान पे डिपेंड है। अब वहाँ कोई भी राजनीतिक उथल पुथल हो, अभी यूक्रेन रसिया का वार हुआ, समस्या पूरी दुनिया के लिए खड़ी हो गई, हमारे लिए भी खड़ी हुई, क्योंकि हम लाइन लगा के खड़े हैं वहाँ से ईंधन लेने के लिए। तो ये समस्या हो रही है। गल्फ़ कंट्री कह रही है कि देखिए हम अपने मन मुताबिक जो है तेल का निष्कासन करेंगे, तेल को निकालेंगे, तो अब उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ कीमत बढ़ जा रही है, पेट्रोल की, डीजल की, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो जा रहा है और पूरी समस्या क्रिएट हो रही है। फिर दूसरा क्या है कि वहाँ एक तो चलिए हम खरीद लिए महंगे दाम पे खरीद के फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमें लगा। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक तो दिया हमने, फिर हमने क्या दिया, यहाँ लाए तो स्टोरेज अब कहाँ करेंगे आप, बड़ी समस्या तो इस चीज़ का है ना कि आपने कच्चे तेल खरीद लिया भाई, कच्चे तेल खरीद के यहाँ लाए, फिर उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे, चलिए स्टोरेज में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, वो कर लिया आपने। उसके बाद रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको उससे, कच्चे तेल की। अब जैसे मान लीजिए आपने बरौनी रिफाइनरी का नाम सुना होगा, बिहार में है, या फिर मथुरा में एक रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में। तो इन जैसे जो रिफाइनरी होता है वहाँ इसका तेल शोधक का काम होता है, तो उससे अलग अलग लेवल पे आप देखते हैं कि पेट्रोल निकलता है, डीजल, केरोसिन तेल, तो ये सब चीज़ें, अब इसमें कॉस्ट लगता है। तो इस सबसे क्या होता है, आफ्टर ऑल जो प्रोडक्ट होता है ना उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा इससे, और फिर उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमारा जो है ये जो है इस पर हम निर्भर हो गए हैं आयात पे। अगर हम इस तरह के काम करें तो एक तो हमें ये बाहर से 80% जो है इसमें कमी आएगी, हमें बाहर से ईंधन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ईंधन मंगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा तो हमारा जो ये घाटा कम होता जाएगा, कैड कम होता जाएगा, ये हमारे लिए अच्छा है। प्लस एक्सपोर्ट तो हम करेंगे ही ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आफ्टर ऑल देखें तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, वो कहते हैं ना आर्थिक समृद्धि और उससे आगे बढ़कर आर्थिक विकास, यह ग्रीन एनर्जी जो बात की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात की जा रही है, यह हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे तो हम बसेस भी हाइड्रोजन से चलाएंगे, कार भी हाइड्रोजन से चलाएंगे। सरकार ने इसमें मिशन में कहा ये है इंडस्ट्री से कि जो इंडस्ट्री हाइड्रोजन पर काम करेगी, बसेज लाएगी, कार लाएगी, उसके लिए हम और कुछ अच्छा करेंगे, कर में, टैक्स में कुछ छूट देंगे, या उसको कुछ और प्रोजेक्ट देगी सरकार, कुछ ना कुछ उसके लिए सोचेगी। तो इससे क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन जो होता जा रहा है हमारे तरफ से वह कम होगा भारत के तरफ से, और पेरिस समझौता जो है उसको हम अच्छे से निभा पाएंगे। अब देखिए 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन जो है प्रति वर्ष लगभग 50 MMT कम होने की संभावना है इस मिशन से। उसके अलावा देख लीजिए जो जीवाश्म ईंधन का फीड और उसका फीड स्टॉक पर निर्भरता कम होगी, जिसका भी हमने चर्चा डिटेल से किया ही है। ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी जो मैंने बात किया इस पर कि किस तरह से फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, और जो हम ईंधन इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसमें कमी आएगी। तो ऊर्जा आत्मनिर्भर हम बनेंगे, और किसी भी राष्ट्र के
अगर उसे विकास करना है तो उसे अपने ईंधन आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इसके बिना तो आप काम कर नहीं सकते। जलवायु परिवर्तन, देखिए ये पूरा जो खेल है ना, इतना सारा डिबेट जो हो रहा है, ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार लगा रही है, साल के शुरुआत में बैठ के इतना बड़ा योजना चल रहा है, ये जो पेरिस में समझौता हुआ है, ये सब चीज़ क्यों है? आखिर क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जलवायु जो है विषम परिस्थिति में आ गया है। आप ठंडी के मौसम में देखिए कितनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली के हालात ये हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो अगले 3-4 सालों में दिल्ली में बर्फबारी हो सकती है। ठीक है, आपने बम साइक्लोन देखा ही यूएसए में, कनाडा में, किस तरह से वहाँ की स्थिति खराब किए हुआ है। गर्मी की मौसम में आप देख लीजिए, दिल्ली की जो टेम्परेचर है 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो यह जो विषम परिस्थिति हुआ है, ये क्यों हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन का एमिशन कम होगा या नहीं होगा, उससे ग्लेशियर नहीं पिघलेगा और आफ्टर ऑल हमारे पूरे क्लाइमेट के लिए यह सुखद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोजगार के अवसर सृजन होंगे। कहा गया है कि इस मिशन से 6 लाख रोजगार क्रिएट होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि 6 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो आप समझ रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर भारत में जो भी बेरोजगारी दर की बात की गई थी, अभी आपने देखा है कि दिसंबर में जो बेरोजगारी दर है पिछले 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि 8.30% पे है। तो अगर ऐसे कामों से रोजगार 6 लाख तक डेवलप हो तो बेरोजगारी दर तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये ऐसे मिशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके उस देश में जिस देश में इतने ज़्यादा युवा वर्ग रहता हो जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन ईंधन की जो मौजूदा लागत जो है ना, वह है 350 से 400 रुपया पर केजी पड़ता है। तो बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली। अब इतना महंगा 1 केजी हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त करने के लिए 400 रुपया लगाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो क्यों ये काम करेगी? उसके लिए व्यवहारिक है ही नहीं, इतना महंगा काम तो किया नहीं जा सकता। इस मिशन में ये कोशिश की गई है कि हम ऐसे नवाचार करें, रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी लाएं कि इसका जो कॉस्ट है ना वो हम 100 से 120 रुपीज़ जो है पर केजी तक कर दें। ठीक है, हाइड्रोजन तैयार करने की कीमत है। तो अगर ऐसा होता है तब तो सभी इंडस्ट्री इसके लिए आगे आएगी और इस पे काम करेगी। ये सब बातें तो हो गई, अच्छी अच्छी बातें, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियाँ भी है। जरा उन चुनौतियों पे चर्चा करते हैं। मैंने पहले अभी कहा कि इसके निष्कासन की प्रक्रिया बहुत महंगी है। अब 400-450 रुपया 1 केजी के लिए लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर इसके लिए सरकार ने भी व्यवस्था की है। अब देखते हैं यह कितना कारगर साबित होता है। जो टेक्नोलॉजी होगा, जो स्किल इसके लिए हो चाहिए, वो सब अभी बहुत अभाव है। इसमें निवेश की बहुत आवश्यकता है। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने कहा ही, सरकार ने क्या किया है, 20,000 करोड़ रुपया दिया है। बहुत बड़ी रकम है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। अब देखना पड़ेगा कि किस किस सेक्टर पे कितना होता है काम और फिर आगे और क्या इन्वेस्टमेंट की इसको ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसको पूरा करने के लिए सरकार जो है पीपीपी मॉडल भी की है और प्राइवेट इंडस्ट्री को भी साथ लाई है ताकि इसकी प्रक्रिया आसान की जा सके। विनियामक मुद्दे, भारत जो है ना पूरी दुनिया में अपनी नीति निर्माण के लिए पहचाना जाता है कि हमने इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई है कि हर जगह हमें शाबाशी मिलती है, पर हम इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पॉलिसी हमारे पास बहुत अच्छी है, 140 करोड़ जनता को संभाल पाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन इतनी अच्छी पॉलिसी के बाद हम क्रियान्वयन क्यों नहीं कर पाते हैं? डर तो इस मिशन में भी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी, कितना अच्छा हो, ऐसा ना हो कि इसका जो रूल रेगुलेशन हो वही सब बेकार हो जाए। तो इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और बातें की गई है सरकार के द्वारा। कहा गया है कि हम ना सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, कि भाई आप अलग अलग मंत्रालय के पास मत जाओ। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है उसको कह दिया गया है कि आपको सारा काम देते हैं, ठीक है, आपके गाइडलाइंस में काम होगा और इधर उधर सबको भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह इकट्ठा कीजिए, सारे कागजात लेकर आए, यहीं सारा काम हो जाए और इस प्रक्रिया पर प्राइवेट इंडस्ट्री जो है काम शुरू कर दे या सरकार काम शुरू कर दे। अलग अलग मंत्रालयों को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। रूल रेगुलेशन को बहुत आसान करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी के उद्देश्य से भी देखेंगे तब भी और क्लाइमेट के उद्देश्य से देखेंगे तब भी, तो इस पर भी काम की जा रही है। पहले ही मैंने कहा कि हाइड्रोजन भंडारण करना बहुत महंगा है। अगर हम वैसे भी कच्चे तेल के भी भंडारण की बात करते हैं तो वो उसका भंडारण भी बहुत मुश्किल है और हाइड्रोजन भंडारण करना तो और भी मुश्किल काम है।
खास करके ये चुनौतीपूर्ण तब हो जाता है जब यह विस्फोटक बनने की इसमें उम्मीद रहती है। इसका लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा भी हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन है ना, आप अगर उसका मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, लीकेज की समस्या हो जाती है, तो बहुत ज्वलनशील होता है, तो विस्फोटक बन सकता है। आपने हाइड्रोजन बम सुना होगा, बहुत ताकतवर होता है, तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और आधारभूत संरचना की तो कमी अभी हमारे पास तो है ही ना, हमारे पास तो इसके लिए भी बहुत डिवाइस भी नहीं है। सरकार तभी कह रही है कि आप इस पर काम कीजिए, टेक्नोलॉजी लाइए, प्राइवेट इंडस्ट्री को साथ में ला रही है। जो स्किल्ड लोग हैं उसकी अभी बहुत अच्छी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। तो इस सब पे ये चैलेंजेज हैं कि अच्छी बातें तो बहुत कर ली हमने, लेकिन हम पूरा कैसे करेंगे, इन चैलेंज को हमें दरकिनार करना पड़ेगा, इससे पार पाना होगा, तब हम ये काम कर पाएंगे। देखिए, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब जरा उस पर देखते हैं। इसमें सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है और प्राइवेट इंडस्ट्री भी अच्छा खासा काम कर रही है। जरा देख लेते हैं क्या है। देखिए, पहला काम तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टारगेट है। आप देखते सुनते होंगे, नितिन गडकरी जी हमारे मिनिस्टर हैं, वो हमेशा इस पे जोर देते रहते हैं, ऑटो सेक्टर को लेकर के बात करते रहते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी जैसी चीज़ें तो उनका फेवरेट टॉपिक है। तो उसको ही आगे बढ़ाते हुए कहा गया ऑटोमोबाइल सेक्टर तो टारगेट है ही कि हम भाई ग्रीन हाइड्रोजन लाएंगे तो बसेस चलाएंगे, कार चलाएंगे, अभी ट्रेन भी चलाएंगे हम, तो ये सब चीज़ तो होगा। लेकिन इसके अलावा जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग की जो मैंने बात की, बरौनी रिफाइनिंग या मथुरा की रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग और स्टील जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें भी हम ग्रीन हाइड्रोजन से काम करने की कोशिश करेंगे। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, जो समझ लीजिए, एक क्रांतिकारी बदलाव होगा ऊर्जा के दुनिया में। तो ये एक हमारा टारगेट है। और अप्रैल 2022 में एक काम किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, असम में, नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा असम, भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। मतलब 100% शुद्ध, ऐसा कह सकते हैं, परफेक्ट नहीं तो 99.99 इसे आप कह लीजिए, कि असम में अभी ही ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये काम किया है, इस पे काम चल रहा है। टाटा मोटर ने भी इस पे काम किया है। टाटा मोटर लिमिटेड ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का परीक्षण किया है, अभी ट्रायल बेस पे है, देखते हैं अगर ये बहुत अधिक सफल होता है तो आप जल्दी ही जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली बस होती है ना, उसमें सफ़र करने का सुख प्राप्त करेंगे आप। और अडानी ग्रुप ने क्या किया है, फ्रांस सरकार के साथ मिलकर के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलप करने का काम किया है। उसके लिए प्रयासरत हैं ये लोग, कर रहे हैं, उस पर रिसर्च डेवलपमेंट टीम इनका उस पर काम कर रही है। और अमेरिकन कंपनी है एक है ओहमियम इंटरनेशनल, उसने भारत में ही कर्नाटक राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री शुरू भी कर दी है। तो आप समझ सकते हैं इस मिशन को इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, इतना तो अब हमने बात कर लिया, इससे आगे अब बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने का काम करते हैं। भारत सरकार ने इस योजना के माध्यम से ये तय किया था कि जैसे अभी आपने ग्रीन एनर्जी में हम चाहते हैं ना कि ग्लोबल हब बन जाएं हम ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में और इससे ग्रीन एनर्जी में, तो भारत सरकार ने उसी चीज़ को यहाँ किया कि हम सोलर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन जाएं। इसके लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसी चीज़ को आगे बढ़ा रही है। ये बात जो हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं सोलर एनर्जी में, उसी चीज़ को ये बात आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएटिव था। 121 देश इसके साथ अब तक जुड़ चुके हैं और इंडिया और फ्रांस दोनों इसके जो शुरुआत करने वाले राष्ट्र में रहे। 2015 में पेरिस में इस बात की चर्चा की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो भारत में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि दिल्ली के बगल में ही, दिल्ली एनसीआर में आता है। इसका जो उद्देश्य क्या है इस संगठन का, देखिए, क्लीन एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो क्लीन हो, कैसा हो, अक्षय ऊर्जा हो, या अभी जो हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वह हो, और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात की गई है। क्लाइमेट कैसे बेहतर हो सकता है, ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे हम कैसे निजात पाएंगे, ये सब बातें जो है ये गठबंधन, ये संगठन ये करती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, ये पॉलिसी एक है जिसमें विंड सोलर दोनों को हाइब्रिड कर दिया गया है। आप अभी तक देख रहे होंगे कि सोलर एनर्जी हम ले रहे हैं सन से, या पवन से हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब बात की गई कि भैया दोनों को हाइब्रिड क्यों ना कर दिया जाए। इसके क्या हो सकते हैं, एक तो इस संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग होगा। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए, ये पवन चक्की है, आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल है, इसको लगा रखें और घर जो है एकदम ग्रीन एनर्जी से आप देख रहे हैं जगमगाहट चल रहा है काम।
अब यहाँ ये क्या किया गया कि इस दोनों को साथ ले आओ, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे लगा दो। इससे क्या होगा कि जो जगह है, भूमि का जो उपयोग है वह बेहतर हो सकेगा और संसाधनों का जो उपयोग है या उसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। रूफटॉप सोलर योजना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार इसको इसलिए चला रही है कि आम नागरिक भी, आम नागरिक मतलब मेरे जैसा, आपके जैसा नागरिक जो है, अपने घरों के छत पर भी सोलर पैनल लगा सकती है। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो ब्लॉक स्तर वगैरह से या पंचायत स्तर से शुरू होता है। आपको अगर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से पता करना पड़ेगा। अपने घरों पर ये सोलर पैनल देखिए किसी इंसान ने लगा रखा है और यह बिल्कुल मुफ्त मिलता है, एकदम फ्री में भारत सरकार देती है आपको सोलर पैनल। अब ये अगर आप लेंगे तो एक तो फ्री में मिल गया, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि आपकी जो ऊर्जा ज़रूरत है ना वह उससे पूरा होगी। तो यह एक अच्छा काम सरकार कर रही है। दूसरा देखिए, पीएम कुसुम योजना चलाई गई थी। अब इस फोटोग्राफ को देखिए, पीएम कुसुम योजना, जैसा कि आप देख रहे होंगे यह एक सोलर पैनल है, ठीक है। यहाँ देखिए खेतों की सिंचाई हो रही है और ये खेत हैं, तो आप समझ तो गए होंगे कि मोटा मोटी एक किसान से और खेतीबाड़ी से रिलेटेड मसला है। यानी कि सोलर एनर्जी के द्वारा खेतों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इससे क्या होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बीच में कोरोना आ गया और इसने ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय दोगुनी हो, खेती के अलावा वैकल्पिक साधन उनको दिए जाएं जहां से वो आमदनी कर सकें। यहाँ से एक और चीज़ होगा कि किसान जो है उनकी जो ऊर्जा ज़रूरत है, सिंचाई की जो व्यवस्था है खेतों की, वह सोलर पैनल से ही कर सकते हैं। तो यह काम एक बहुत अच्छा भारत सरकार ने इस माध्यम से किया है। अब मैंने सारे मुद्दे पे बात कर लिया है। आखिर में एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। हमने अभी पूरी ग्रीन एनर्जी की बात की है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसकी चर्चा की है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि रेल मंत्रालय, हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक घोषणा की है और वो घोषणा क्या है कि 2023 के अंत में, यानी कि दिसंबर 2023 तक हम एक ट्रेन चलाएंगे, ठीक है। और वो ट्रेन कैसा होगा, वह ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएंगे हम ट्रेन। एक ट्रेन चलेगा जो हाइड्रोजन से चलेगा। अभी ट्रेन कैसे डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन एक जो है हाइड्रोजन से चलेगा ट्रेन, और वह ट्रेन आप 2023 के लास्ट तक ही उसमें चढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। अभी इसका रूट जो है वह तय किया गया, जो हेरिटेज साइट हैं भारत के वहाँ पे, मेन रूट पे नहीं कि आप दिल्ली से बनारस जाने का मन है तो आप हाइड्रोजन ट्रेन पर चढ़ लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए चढ़ना है तो जैसे दार्जिलिंग जैसे जगह है ना, जो छोटे छोटे रूट होते हैं, वहाँ पे इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 2023 के अंत में आप सब इस ट्रेन पे घूमेंगे। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न देख लेते हैं। या और प्रश्न जो है आपका प्रीलिम्स के टाइप का है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, तो ध्यान से प्रश्न को सुनना है। हमने चर्चा की है उसी से यह प्रश्न है और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कथनों पर विचार करना है आपको। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, ध्यान दीजिए इस कीवर्ड पर। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। हमने ब्लू हाइड्रोजन की चर्चा की है। ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। ये देखना है आपको। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 550 गीगावाट रखा गया है। इन तीनों ही टॉपिक पे हमने चर्चा किया है। आपको तय करना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सही कथन का चयन आपको करना है। चयन करने के लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है केवल 1, इसमें है केवल 3, और सी में है केवल 1 और 3, और डी में है केवल 1 और 2। जो भी सही उत्तर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसको आपके सामने रखूं। यदि आप किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये चर्चा आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाएगी। जल्दी नई टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।